हेलो रीडर्स, टुडे आई एक्सप्लेन यू लेसन ही वॉज अ मैन ऑफ द ट्रीज। वो मैन ऑफ द ट्रीज थे, मीन्स उन्होंने पूरा जीवन जो है अपना पेड़ों की प्रोटेक्शन में लगा दिया था। किसकी बात हो रही है? रिचर्ड सेंट बारबे बेकर की इस लेसन में बात हो रही है। In my childhood, I had no toys to play. I played with the little plants in my father's nursery. I observed the seeds sprouting and then growing into plants. I enjoyed watering these young plants, and when these grew up and stood in a line, in my child's fancy I thought as if these were the soldiers who had lined up to salute me. This was what Richard St. Barbe Baker, internationally known as Man of the Trees, the man responsible for planting 26 billion trees during his lifetime, spoke about his childhood. इस लेसन में हम रिचर्ड सेंट बारबे बेकर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैन ऑफ द ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 26 बिलियन के अराउंड पेड़ लगाए हैं। और वह अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे बचपन में मेरे पास खिलौने नहीं थे खेलने के लिए। मैं छोटे छोटे पेड़ों के साथ खेलता था, जो कि मेरे पापा की नर्सरी में थे। नर्सरी जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, इस जगह को कहते हैं। वहाँ पर मैं बीजों को अंकुरित होते हुए देखता था और फिर उन बीजों को प्लांट्स में कन्वर्ट होते हुए, प्लांट्स में बड़ा होते हुए देखता था। और मुझे उन्हें पानी देने में बड़ा मज़ा आता था, अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स को। और जब वो बड़े होते थे और एक लाइन में खड़े होते थे, तो मैं अपने बचपन की सोच में ऐसा सोचता था कि वो एक सोल्जर्स हैं जो कि एक लाइन में खड़े होकर मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। ये लाइंस सेंट बारबे बेकर अपने बचपन के बारे में कहते थे। रीड अबाउट हिम इन दिस सेकेंड अकाउंट बाय सुंदरलाल बहुगुणा। अब उनके बारे में सुंदरलाल बहुगुणा ने ये लेसन लिखा है। नाउ लेट्स रीड। St. Barbe was born in Hampshire, England on October 9, 1889. He developed a strong affinity for nature in early childhood. सेंट बारबे का जन्म हैम्पशायर इंग्लैंड में 9 अक्टूबर 1889 को हुआ था और उनका बचपन से ही प्रकृति के प्रति अलग ही लगाव था। लेटर द फैमिली सेटल्ड इन कनाडा। ही स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सस्काटून, कनाडा। उसके बाद उनकी फैमिली कनाडा में सेटल हो जाती है और वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्काटून कनाडा में है, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ही सर्व्ड एज अ सोल्जर इन फ्रांस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वेयर ही वॉज सीरियसली वाउंडेड, टेकन टू बी डेड एंड केप्ट इन द हीप ऑफ डेड सोल्जर्स टू बी बरेड। और फिर उन्हें वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में फ्रांस में सोल्जर सैनिक होते हैं और वहाँ उस लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसमें उन्हें मरा हुआ समझा जाता है। और जहाँ पर मरे हुए सैनिकों की बॉडीज़ थी, उन्हीं के साथ उन्हें भी रख दिया जाता है उन्हें दफनाने के लिए। लेकिन somebody noticed the body's slow movements and put him into another van with the wounded to be taken to the hospital. लेकिन तभी कोई उनमें हलचल महसूस करता है कि उनकी बॉडी मूव कर रही है, तो इसीलिए उन्हें घायलों की वैन में रखा जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। After his recovery, he studied forestry at Cambridge University and Oxford in England. और अपने ठीक होने के बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और एंड ऑक्सफोर्ड, जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पर फॉरेस्ट्री की स्टडी करते हैं। Upon graduation, he joined the British Colonial Service and was appointed Assistant Conservator of Forest in Kenya in 1920. और ग्रेजुएशन के बाद वो ब्रिटिश कॉलोनियल सर्विस को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर केन्या में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एज वो अपॉइंट होते हैं 1920 में। In Kenya, he could closely study nature while working in the hilly and coastal forest. He realized that the importance of trees was not merely based on their apparent economic value, but their effect was equally beneficial for climate, agriculture, and for the very existence of human life. केन्या में वो नेचर को बहुत पास से स्टडी करते हैं और जब वो पहाड़ी इलाकों में फॉरेस्ट में काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें ये महसूस होता है कि पेड़ों की इम्पोर्टेंस खाली मटेरियल के लिए या पैसे के लिए नहीं होती, साथ में उनका क्लाइमेट पर भी असर पड़ता है, एग्रीकल्चर पर भी असर पड़ता है और मानव के जीवन पर भी असर पड़ता है। The annihilation of forest had resulted in lands turning barren in Africa. अफ्रीका में फॉरेस्ट का बुरी तरह विनाश करने से जो है वहाँ की ज़मीन बंजर होती जा रही थी। The Sahara had turned into a desert on account of destruction of forest and indiscriminate grazing. और जो वहाँ पर
सहारा डेजर्ट है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, होता जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही थी और साथ में रेकलेसली ग्रेजिंग हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग वहाँ करी जा रही थी। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज एंड टर्न इनटू ग्रेवयार्ड्स, और जो अच्छे पॉपुलेटेड एरियाज थे जहाँ पर अच्छी पॉपुलेशन थी वो कब्रिस्तान में कन्वर्ट होते जा रहे थे। His designation, conservator of forest, belying his duties, Saint Barbazon decided he could not preside over the massive exploitation of forests without regeneration. He involved the local tribals in tree planting through the Dance for the Trees, and in this way founded an institution, Men of the Trees, in 1922, which now has its branches in 108 countries with headquarters in the UK. और उनका जो पद था कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का वो उनकी ड्यूटी के आड़े आ रहा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब ये पेड़ों का इतना, जंगलों के इतने विनाश का कारण नहीं बनेंगे, वो साथ में उन्हें रीजनरेट करेंगे, मतलब और पेड़ उगाएंगे। और उन्होंने इस काम के लिए लोकल जो आदिवासी थे उनको अपने काम में इन्वॉल्व करा, जिससे थ्रू द डांस फॉर द ट्रीज, और इस तरह उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी जिसका नाम मैन ऑफ द ट्रीज रखा गया 1922 में, जिसकी 108 कंट्रियों में ब्रांचेस हैं और उसका मुख्यालय यूके में है। He organized Sahara expeditions twice, joined the campaign to save the redwoods in 1932, went around the world several times teaching, preaching and convincing the unwilling governments of importance of forests for the survival of humankind till his end. He died on June 9, 1982 in the University of Saskatoon while he was away from his home Mount Cook Station in New Zealand working for his mission. उन्होंने 2 बार सहारा के लिए अभियान चलाया और साथ में रेडवुड्स को बचाने के लिए, रेडवुड्स कैलिफोर्निया में एक नेशनल पार्क है जो कि अपने लंबे लंबे पेड़ों के लिए फेमस है, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने कैंपेन ज्वाइन करा 1932 में, और साथ में वो पूरी दुनिया में बहुत बार घूमे जहाँ जहाँ की गवर्नमेंट में फॉरेस्ट को बचाने के लिए सहमत नहीं थी, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस को नहीं जानती थी, तो वो वहाँ ऐसी जगहों पर जाते थे, उनको पढ़ाते थे, उनको उपदेश देते थे, उन्हें मनाते थे कि वो फॉरेस्ट को बचाएं। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस काम में सर्व करी। ही डाइड ऑन जून 9, 1982 इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सस्काटून, और उनका वो जून 9, 1982 में उनकी मृत्यु हुई यूनिवर्सिटी ऑफ सस्काटून में, जब वो अपने घर से दूर थे। उनका घर उस टाइम माउंट कुक स्टेशन न्यूजीलैंड में था। Baker met Gandhi in England as early as 1914 and Rabindranath Tagore in 1918 when he was injured for a second time in the battlefield and rendered extremely weak both in physique and spirit. बेकर गांधी जी से इंग्लैंड में 1914 में मिले और रविन्द्रनाथ टैगोर से वो 1918 में मिले, जब वो बैटल फील्ड में, लड़ाई के मैदान में दूसरी बार बुरी तरह घायल हो गए थे। तो उस टाइम उनकी रविन्द्रनाथ टैगोर से मुलाकात होती है और वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे थे। फिजिकली तो वीक थे ही थे, शारीरिक वीक थे, साथ में उनका मनोबल भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। द पोइट, गेसिंग द मेंटल स्टेट ऑफ द यंग सोल्जर, केप्ट हिज हैंड ऑन हिज फोरहेड, रिसाइटेड अ पोएम टू हिम, जॉटेड इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड लेफ्ट इट देयर। फिर वो पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है यहाँ पर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी मन की स्थिति को समझा और अपने हाथ पर उनका हाथ रखा और उन्हें एक पोएम सुनाई, उसे एक पेपर पर लिखा और वो पेपर उनके पास छोड़कर वो चले गए। In that hour of despondency, the youth with broken heart and body deprived spiritual strength from it, और जब भी वो उदास होते थे उस मुश्किल की घड़ी में, वो उनका जब दिल भी टूटा हुआ था, बॉडी भी काम नहीं कर रही थी, जब उन्हें उस पोएम से इतनी शक्ति मिली, बेकर related this incident saying, he was a real guru teacher who knew what I needed at that moment. He kept this poem by his bedside throughout his life. और बेकर इस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो एक असली गुरु थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं वो यहाँ पर कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक असली गुरु थे जिन्हें पता था कि मुझे उस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, और उन्होंने वो पोएम उनकी पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखी हुई थी।
ही फर्स्ट विजिटेड इंडिया इन 1931, मेट जवाहरलाल नेहरू, और वो इंडिया में पहली बार 1931 में आए थे, जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई थी। लेटर ही विजिटेड इंडिया इन 1957 टू अटेंड द 15th वर्ल्ड वेजिटेरियन कांग्रेस। उसके बाद वो 1957 में इंडिया में 15th वर्ल्ड वेजिटेरियन कांग्रेस के लिए आए थे। मिसेस रुक्मणी अरुंदले हैड अरेंज्ड दिस मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नेहरू, टू whom he presented his book The Sahara Challenge. Next day when he saw Nehru, the letter said, Baker, thrice I have gone through your book. Do you have anything to say about deserts in India? Prompt came a reply from Baker, trees around your fields. तो मिस्टर रुक्मणी अरुंदले ने उनकी यहाँ पर मीटिंग अरेंज करी थी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नेहरू के साथ, और उन्होंने नेहरू को एक बुक प्रेजेंट करी थी जिसका नाम था द सहारा चैलेंज। नेक्स्ट डे जब नेहरू जी बेकर से मिलते हैं तो वे बेकर से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बुक 3 बार पढ़ी है, क्या तुम इंडिया के डेजर्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहोगे? तो तभी बेकर तुरंत जवाब देते हैं, तुम्हारे आसपास फील्ड्स के आसपास जो पेड़ हैं उनके बारे में। नंबर 2 आर माई डेज, आई केयर लिटल फॉर माई हेल्थ, फॉर द सेक ऑफ योर वर्क I shall accompany you to the Himalayas. This is what 88-year-old Baker told me during the first meeting with him on November 20, 1977 in Delhi. I was then regarded as an undesirable person who had challenged the traditional scientific management of forest for timber, so the big wigs in Delhi did not like him to accompany me. और फिर सुंदरलाल बहुगुणा कहते हैं कि वो दिन बीतते हैं, मुझे इन दिनों की याद आती है, और उस टाइम मैं अपनी हेल्थ की परवाह करे बिना सिर्फ अपने काम में लगा रहता था। और वो उनसे कहते हैं बेकर से कि मैं आपको हिमालय लेकर चलता हूँ, और जो कि 88 बेकर उस टाइम 88 साल के थे। वो उनसे कहते हैं जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी 20 नवंबर 1977 दिल्ली में, और उस टाइम पर सुंदरलाल बहुगुणा को जो है अनडिज़ायरेबल पर्सन समझा जाता था, कि मतलब उन्हें कोई नहीं चाहता था, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जो कि परंपरा और वैज्ञानिक मैनेजमेंट है फॉरेस्ट का टिम्बर के लिए, उसे चैलेंज किया था। इसीलिए दिल्ली के जो बिग लोग थे, मतलब जो अच्छे पावरफुल लोग थे, वो उनको कंपनी उनकी पसंद नहीं आती थी। आफ्टर हिज विजिट इन गढ़वाल Himalayas, seeing the dried rivers and spreading deserts in the foothills, he urged the government of India to ban felling of trees in the hills. फिर वो हिमालय की विजिट करते हैं गढ़वाल की, वहाँ पर वो सूखी हुई नदियों को देखते हैं और साथ में जो पहाड़ डेजर्ट बनते जा रहे थे उनको देखते हैं। तो वो इंडिया की गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि वहाँ पर पेड़ों को गिराना बंद करा जाए, बैन करा जाए। दिस वॉज अ फर्स्ट साइंटिफिक सपोर्ट टू द चिपको मूवमेंट, और ये चिपको मूवमेंट को पहला वैज्ञानिक सपोर्ट था। आगे का लेसन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।